साथियों, मैं देवेंद्र जाट आपका स्वागत करता हूं द एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने 11th कृषि का पढ़ा था। आज हम 11th कृषि का लेक्चर दूसरा है हमारा, फसल उत्पादन का। कल मैंने तुम्हें विभिन्न प्रकार के सनों के बारे में बात की थी, नवपाषाण के बारे में बात की थी, पूरा पाषाण काल के बारे में बात की थी, पहिए के आविष्कार की बात की थी। सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया था? भेड़ पाला गया था, इसके बारे में बात की थी। सबसे पहली जो फसल थी अपनी, जो वाली थी, जिसका बॉटनिकल नेम होता है हॉर्डियम वल्गेर, उसके बारे में बात की थी। इसके बारे में विभिन्न सनों के बारे में भी बात की थी। सन 1880 में हमारे यहाँ फेमाइन कमीशन यानी अकाल कमीशन नियुक्त हुआ था। कौन सा कमीशन? अकाल कमीशन नियुक्त हुआ था। इसके बाद पुर्तगाली हमारे इंडिया में आए और हमारे क्या लेके आए? हमारे लिए तंबाकू लेके आए। अरे क्या लेके आए? तंबाकू लेके आए। कौन? पुर्तगाली। इसके बाद सन 1901 में मैंने आपको इरिगेशन कमीशन के बारे में बताया था बेटा। किसके बारे में? इरिगेशन कमीशन के बारे में बताया था। साथ ही एक पॉइंट यहाँ पे वो लिखाया था बेटा 1903 में। कब बेटा? 1903 में द्वितीय इरिगेशन आयोग बना था बेटा। द्वितीय इरिगेशन कमीशन अपना बना था। द्वितीय इरिगेशन कमीशन हमारा बना था। इसके बाद बात आती है बेटा 1905। मोर आईएमपी और इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाला अपना 1905 वाला। क्या बेटा? 1905 वाला क्या बात आती है यहाँ पर 1905 में? कि सर 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, क्या नाम है बेटा? IARI। अब बेटा तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आता होगा कि सर IARI का मतलब तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। अरे हम जहां भी पढ़ते हैं वहां क्या पढ़ते हैं? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं। तो सर यहाँ पर इंपीरियल क्यों आया? तो बेटा सन 1905 में जब IARI की स्थापना हुई थी, 1905 में जब IARI की स्थापना हुई थी, उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अरे 1905 में हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था बेटा। हमें आजादी कब मिली बेटा? हमें आजादी मिली थी 1947 में। तो 1947 के पहले जो भी अंग्रेजों के रूल चलते थे बेटा, जो अंग्रेजों के रूल और रेगुलेशन चलते थे बेटा, उसे ही मान्यता दी जाती थी। तो अंग्रेजों ने इसका नाम इंडियन ना रखते हुए क्या रखा बेटा? इंपेरियल रखा। क्या रखा बेटा? इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां रखा बेटा? इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कहां की गई थी बेटा? पूसा बिहार में। कहां की गई थी? पूसा बिहार में। पूसा बिहार में। कहां पर की गई थी बेटा? पूसा बिहार में। क्या सर ये पूसा क्या होता है? क्या सर ये पूसा क्या होता है? पूसा कोई जगह का नाम है बेटा? बिल्कुल। पूसा जो है इसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट यूएसए। क्या नाम है इसका बेटा? प्रोजेक्ट यूएसए। प्रोजेक्ट यूएसए इसे बोलते हैं। पूसा का फुल फॉर्म क्या है बेटा? प्रोजेक्ट यूएसए। ये कहां पर था बेटा? बिहार में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1936 में ये दिल्ली में स्थापित किया गया। क्यों किया गया था बेटा? क्योंकि 1936 में बिहार में एक अर्थक्वेक आया था। भूकंप आने की वजह से इसे पूसा बिहार से कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया बेटा? इसे दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि 1936 में बिहार में भूकंप आया था। इसी वजह से इसे बिहार से कहां ट्रांसफर कर दिया बेटा? दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। और इसके बारे में एक चीज और समझने वाली बात है, जो ये इंपेरियल शब्द है बेटा, कौन सा शब्द है बेटा? जो इंपेरियल शब्द है यहां पर लिखा हुआ, क्या बेटा? इंपीरियल शब्द जो यहां पर लिखा हुआ है, इंपीरियल शब्द जो लिखा हुआ है ये, इसे इंडियन कब करा गया बेटा? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जो इंपीरियल शब्द है इसे इंडियन किया गया था बेटा 1946 में। कब किया गया था बेटा? 1946 में इंपीरियल शब्द को हटाकर इंडियन शब्द लाया गया था। कब लाया गया था बेटा? 1947 में। कब लाया गया था? 1947 में। अब बात करते हैं हम, ये हमारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें आने की प्रोबेबिलिटी या संभावना इन चीजों की ज्यादा रहती है। और आने वाले समय में जब कक्षा 12वीं में आप जाओगे और हायर एजुकेशन के लिए जाओगे,
तो भी ये चीज आपको याद रखने वाली रहेगी। एक कॉपी और नोट्स लेके बैठे अपने साथ और उनमें ये नोट करते चले। ठीक है बेटा, तो सन 1905 में IARI इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा बिहार में की गई थी, लेकिन 1936 में पूसा बिहार में एक भयानक भूकंप की वजह से इससे स्थानांतरण कहां कर दिया गया बेटा, दिल्ली में कर दिया गया। और दिल्ली में भी उस जगह को पूसा कहते हैं, जिसे पूसा रोड के नाम से जाना जाता है। और 1946 में सन 1946 में इंपेरियल शब्द को हटाकर बेटा, इंपेरियल शब्द को हटाकर इंडियन किया गया। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। इसके बाद बेटा 1905 से 1907, कब बेटा 1905, सन 1905 से 1907 तक देश में कितने कृषि कॉलेज खोले गए बेटा, देश में 6 कृषि कॉलेज खोले गए। देश में कितने कॉलेज खोले गए बेटा, 6 कृषि कॉलेज खोले गए। कहां कहां पर, साबोर, पूना, कानपुर, नागपुर और लाथलपुर। अब पाकिस्तान में ये वाली जगह है लाथलपुर, तथा कोयम्बटूर में खोले गए। ये बेटा समझ में आए, ये कॉलेज खोले गए, यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ कॉलेज की बात हो रही है। भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बेटा, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बेटा 1960 में, कब बेटा 1960 में गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत नगर में खोला गया था बेटा। गोविंद वल्लभ पंत नगर में खोला गया था। पंत नगर में सबसे पहले 1960 में कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। जब 1960 में ये कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था, ये उस समय उत्तर प्रदेश में अवस्थित था, क्योंकि 1960 में उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश से। तो जब ये प्रारंभ में खोला गया था तो ये कहां पर था बेटा, उत्तर प्रदेश में था। लेकिन इन प्रेजेंट समय पर जो गोविंद वल्लभ कृषि विश्वविद्यालय है बेटा, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है बेटा, ये कहां पर है, पंतनगर उत्तराखंड में। कहां पर है बेटा, पंतनगर उत्तराखंड में। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है अपने को। इसके बाद आती है बेटा 1912 में आते हैं बेटा SBI की स्थापना हुई थी। किसकी बेटा, SBI। SBI का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है रे गधों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। SBI का मतलब है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। 1912 में कोयम्बटूर में गन्ने का प्रजनन केंद्र खोला गया। कहां पर खोला गया बेटा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। कहां खोला गया बेटा, कोयम्बटूर तमिलनाडु, 1912। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में सभी को आया। जितनी अपन ने बात की वो सबको समझ में आया बेटा, अरे जितनी बात की वो सारी चीजें समझ में आई है ना, कुछ बात नहीं की। 1905 की बात की, IRI की स्थापना 1905-7 में 6 कृषि कॉलेज खोले गए थे, यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई थी। पहली यूनिवर्सिटी 1960 गोविंद भाई वल्लभ विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड जब खोला गया था तब उत्तर प्रदेश में था। एट प्रेजेंट टाइम कहां पर है बेटा, वर्तमान में वर्तमान में उत्तराखंड में। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर सभी को। चलें आगे। अब बेटा नोट करते जाना, जो जो भी लिखवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। कृषि कॉलेज में भी आपको पढ़ने को यही सब चीजें मिलेगा। अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी एग्जाम जो कृषि से संबंधित आती है उनमें भी आपको यही चीजें देखने को मिलेगी बेटा। ठीक है, अब बात आती है बेटा एक और रिसर्च की, एक और सेंटर की। 1929 क्या है बेटा, सन 1929। यहां तो सन लिखा है लेकिन मैं आपको तारीख भी लिखा रहा हूं बेटा, 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929। अरे क्या है रे गधो, अरे 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का शुभारंभ हुआ। फिर तुम शब्द बोलोगे कि सर फिर इंपीरियल आया, हमने तो जहां पर भी पढ़ा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात हुई थी। तो बेटा 1929 में भी हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, 1929 में भी हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो सारे नियम कायदे कानून किसके थे बेटा, ब्रिटिश सरकार के। किसके थे बेटा, ब्रिटिश सरकार के। तो उन्होंने इसका नाम इंडियन ना रखते हुए क्या रखा बेटा, इंपेरियल रखा। क्या रखा बेटा, इंपेरियल नाम रखा। तो 16 जुलाई 1929 को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का शुभारंभ हुआ बेटा। कहां पर है ये, दिल्ली में। कहां पर है बेटा, अरे दिल्ली में है। कहां पर है,
दिल्ली में है। अरे कहां पर है? दिल्ली में है। जो इंपीरियल शब्द है बेटा, इसका इंपीरियल शब्द कब हटा बेटा? इंपीरियल से इंडिया बना 1947 में बना रे। अरे कब बना? अरे 1947 में बना बेटा। इंपीरियल शब्द हटा और इंडियन शब्द जुड़ा। अरे इंपीरियल हटा और इंडियन शब्द जुड़ा। कब जुड़ा? 1947 में। कब जुड़ा बेटा? 1947 में। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं बेटा, आईसीआर के जो अध्यक्ष होते हैं, वो भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं बेटा। कौन होते हैं? भारत के जो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं वही आईसीआर के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं बेटा? वही आईसीआर के अध्यक्ष होते हैं। अभी कौन है बेटा? अभी आईसीआर के मैं आपसे अध्यक्ष पूछूं तो अभी आईसीआर के अध्यक्ष बेटा अर्जुन मुंडा। कौन है बेटा? अर्जुन मुंडा। ये अर्जुन मुंडा कौन है बेटा? तो अर्जुन मुंडा वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री है बेटा। अर्जुन मुंडा जो है वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री थे। इसके पहले जो कृषि मंत्री थे हमारे मध्य प्रदेश राज्य से ही थे, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने इस्तीफा दिया और उनका पदभार ग्रहण किसने किया बेटा? उनका पदभार ग्रहण किया अर्जुन मुंडा ने। किसने किया बेटा? अर्जुन मुंडा ने किया। ठीक है। और जो इसके डीजी होते हैं, अरे डीजी मतलब डायरेक्टरेट जनरल। कौन है डायरेक्टरेट जनरल? कौन है बेटा? हिमांशु पाठक। ये भी याद रखना बेटा, हिमांशु पाठक। कौन है बेटा? हिमांशु पाठक। कौन है बेटा इनके डीजी? हिमांशु पाठक। ठीक है बेटा। इसके बाद सन 1973 की बात हो रही। अरे इसमें भी तारीख बताऊं कहीं रे? अरे इसकी भी तारीख लिख लो, इसकी भी तारीख लिखो, 16 दिसंबर। अरे 16 दिसंबर इसकी भी तारीख लिखो, 16 दिसंबर इसकी भी लिखो तारीख। 16 दिसंबर 1973 को क्या बना था बेटा? डेयर बना था। अरे डेयर मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। अरे डेयर बना था डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1973 में। और 1973 में एक और चीज बनी थी रे गधों। अरे 1973 में एक और चीज बनी थी रे। अरे कौन सी थी? 1973 में 1973 में एक चीज और बनी थी, उसका नाम क्या है बेटा? ARS। अरे ARS एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट सर्विस, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड रिक्रूटमेंट सर्विस, ARS भी 1973 में बना रहे गधों। पर अपने को याद क्या रखना है? 16 दिसंबर 1973 को डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी बेटा। इसके जो डीजी होते हैं, जो इसका सेक्रेटरी होता है बेटा डेयर का, वो आईसीआर का डीजी होता है। इसका जो सेक्रेटरी होता है बेटा डेयर का, वो आईसीआर का डीजी होता है। आईसीआर का डीजी होता है। तो हिमांशु पाठक ही इसके क्या है? सेक्रेटरी है। अरे क्लियर यहां तक आया सबको समझ में? अरे इतना पढ़ लोगे तो तुम बड़ी से बड़ी कृषि परीक्षाएं निकाल दोगे रे। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है सबको? बात किसकी हुई थी? IRI 1905 से 1907 6 कृषि कॉलेज। 1929 आईसीआर 16 जुलाई को बेटा आईसीआर दिवस भी मनाया जाता है। एक और चीज लिख लेना बेटा, 16 जुलाई को आईसीएआर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 16 जुलाई को आईसीएआर दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। यहां तक क्लियर है सभी को? अरे यहां तक क्लियर है गधो? क्या सर क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? आईआरआई का नाम, आईआरआई में जो इंपीरियल शब्द इंडिया में 1946 में, आईसीआर में इंपीरियल शब्द इंडिया में 1947 में। और धीरे से अगर लिख लो, अगर लिखना हो तो कौन सी समिति? गाडगेर समिति। कौन सी समिति बेटा? गाडगेर समिति। ये गाडगेर समिति लिख लेना रे, गाडगेर समिति। यहां तक क्लियर है सबको? आगे चल रहे हैं अपन। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे बड़े। ठीक है, अब अपन बेटा प्राचीन भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्राचीन
भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा प्राचीन भारतीय कृषि या पारंपरिक कृषि आजीविका प्रधान थी। अरे प्राचीन का मतलब पुरानी रे, अरे प्राचीन का मतलब पुरानी, बहुत पुरानी की बात हो रही है। और पहले लोग कोई कमर्शियल फार्मिंग, व्यापार के लिए खेती नहीं करता था रे। अरे अपनी माँ बेटी घरवाली का पेट भरने के लिए खेती करता था रे गधों। किसके लिए करता था? अपनी घरवाली का, अपने माँ बाप का, इन सभी को पेट भरने के लिए खेती होती थी। उस समय कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल के लिए खेती नहीं करता था। उस समय तो इस पापी पेट के लिए खेती होती थी रे। किसके लिए होती थी? इस पापी पेट के लिए खेती होती थी। इसीलिए जो प्राचीन कृषि है हमारी, ये आजीविका को पूर्ण करने के लिए की जाती थी। सिर्फ आजीविका, सिर्फ उनका जीवन चला करे, दोनों टाइम रोटी मिला करे, बाकी कोई टेंशन नहीं। दिन भर सुबह शाम खाना खाओ, सुबह भी खाना खाओ और शाम को भी खाना खाओ और सो जाओ। और जीवन में कोई मतलब नहीं। कोई नहीं पूछता था तुम्हें पहले कि तुमने कौन सी गाड़ी ली, तुमने कितना सोना लिया, अरे तुमने शादी में कितने लोग बुलाए। अरे कई मतलब नहीं था। पहले तो आराम से दोनों टाइम खाना खाते थे और अपने अपने घरों में आराम करते थे। इसीलिए बोलते हैं बेटा, पहले का जीवन बहुत अच्छा था। ना तो किसी से ईर्ष्या, ना किसी से जलन, अपने आप में मस्त। लेकिन आज के समय में तो तुम देख ही रहे हो बेटा, तो पहले का जीवन बहुत अच्छा था। केवल, अब अगला आता है, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति एवं स्थानीय बाजार की मांग को ध्यान में रखकर कृषि की जाती थी रे बेटा। अरे सिर्फ स्थानीय बाजार, जो आपके गांव के आसपास जो पहले बाजार लगता था, उसे ही ध्यान में रखकर खेती की जाती थी। कि अगर बाजार में आटा बिक रहा है तो इतना गेहूं बेच दो, इतना गेहूं उगा लो, कि वहां हम आटा बेच के थोड़ी बहुत अर्निंग कर लें, थोड़े बहुत पैसे कमा ले। अरे जैसे गांव में आप जाते हो, बाजार लगते हैं, छोटे छोटे हाट लगते हैं, वहां पर हल्की हल्की बोर भी बिकने आती थी बेटा। अरे बिकनी अभी भी आती है ना बोर। बस स्थानीय बाजार मतलब स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही कृषि की जाती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने 100 कुंटल सोयाबीन उगा लिया, अरे मैंने 100 कुंटल धान उगा लिया, 100 कुंटल, और ये मैं बड़े पैमाने पे मार्केट में बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा करूंगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता था। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था बेटा, कोई भी अत्याधुनिक उपकरण उस समय पर उपस्थित नहीं थे। अगर अत्याधुनिक उपकरण वहां पर उस समय पर उपस्थित नहीं थे बेटा, तो उत्पादन भी उतना ज्यादा नहीं होता था। सिर्फ आजीविका चलाने के लिए इतना ही उत्पादन उस समय पर होता था। आज के समय पर कितना मशीनीकरण हो गया है एग्रीकल्चर में, कितना मशीनीकरण हो गया। हर चीज के लिए मशीन आ गई है आज कृषि में। कृषि का इतना अत्याधुनिक मशीनीकरण आज के समय में हो गया। पहले ऐसा कोई भी मशीनीकरण नहीं था। तो लोग सिर्फ आजीविका चलाने के लिए कृषि करते थे। उसी के बारे में यहां पर बताया गया है। ठीक है बेटा। क्योंकि शुरू में जनसंख्या कम थी तथा कृषि योग्य जमीन की अधिकता थी। अरे शुरू में जनसंख्या इतनी और खेती करना इतनी, अरे शुरू में जनसंख्या इतनी थी और खेती कितनी थी, इतनी थी। तो कोई दिक्कत नहीं, जनसंख्या भी कम, जमीन भी ज्यादा, पर लोगों के पास तकनीकें नहीं थी, लोगों के पास अत्याधुनिक उपकरण नहीं थे, उस समय अत्याधुनिक कृषि नहीं थी। इसीलिए जनसंख्या तो थी कम और लोग और जमीनें थी ज्यादा। और लेकिन आज क्या हो रहा है? अरे आज तो हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। किसको पीछे छोड़ दिया? चीन को भी पीछे छोड़ दिया। अरे गधों, क्योंकि आज हमारे पास कोई दूसरा काम बचा ही नहीं है। अब चीन को भी पीछे छोड़ दिया, समझ जाओ, अब ध्यान रखो थोड़ा। क्योंकि आज क्या हो रही, जमीनें कम और लोग ज्यादा, जमीनें कम लोग ज्यादा। तो कहां तो रहोगे और क्या खाओगे? इसलिए ही बोल रहा, पढ़ लो लिख लो नौकरी कर लो। खेती का कोई भरोसा नहीं, कभी अत्यधिक बारिश आई, फसल नहीं होगी, बैंक वाला घर आएगा। और नौकरी लग गई, आराम से पढ़ लिख के नौकरी लग गई, तो अपने महीने की सैलरी तो आएगी रे। अरे आएगी, हाँ के सर बिल्कुल आएगी। अब बात करते हैं, अतः पारंपरिक तरीके से कृषि की जाती थी। इस कृषि की कुछ प्रमुख विशेषता क्या है? अब उसकी विशेषता देखें। अरे मैंने 6 लाइन में ही तुम्हें सब कुछ बता दिया, तुम जो विशेषताएं हैं मन से लिख दोगे। अरे 6 लाइन पढ़े, इतने में तुमने इतना मैंने बता दिया है, इतने उदाहरण दे दिए कि तुम विशेषताएं मन से लिख दोगे। पर फिर भी देख लेते हैं अपन, अरे फिर भी देख लेते हैं अपन। देखो, पहली विशेषता, स्व
द्वारा तैयार बीजों का कृषि के लिए प्रयोग किया जाता था। अरे पहले कोई बनिया हनिया के पास नहीं जाते थे, भैया हमें तो ब्रीडर सीड चाहिए, हमें तो न्यूक्लियस सीड चाहिए, हमें तो ये सीड चाहिए, हमें तो सर्टिफाइड सीड चाहिए। ऐसी कोई पहले व्यवस्था नहीं थी। घर पे ही किसान अपने हिसाब से बीज बनाता था। जो फसल का उत्पादन होता था उसमें से कुछ हिस्सा अपनी आने वाली फसल की बुआई के लिए रख लेता था। इसीलिए वो स्वयं जो उसकी कृषि से उत्पादित होते थे उन्हीं बीजों का उपयोग करता था। तो बेटा इतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल सकता था, क्योंकि जो स्वयं के द्वारा जो फसल जो उसने पूरा प्रोडक्शन लिया था उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखा, और जो हिस्सा रखने के बाद उन बीजों में बेटा अशुद्धताएं पाई जाती है। कोई भी चीज 100% शुद्ध नहीं होती है, तो उन अशुद्धता की वजह से इतना उत्पादन नहीं हो पाता था। ये भी उस समय की विशेषता थी, क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि हमें प्रजनक बीज दे दो, हमें न्यूक्लियस बीज दे दो, हमें सर्टिफाइड सीड दे दो। ऐसी कोई उस समय पर व्यवस्था नहीं थी। तो किसान जो करता था अपने खुद के बीजों का ही प्रयोग खेती में आने वाली फसलों में करता था। ठीक है बेटा, किसान अपनी फसल के एक हिस्से को सुरक्षित रखता था तथा अगले मौसम में उसे बीज के रूप में प्रयोग करता था। और बाप रे, अभी तुम्हें यही बात बोली थी मैंने बिना पढ़े और बिना पीछे देखे बताई थी यही बात, कि जितनी भी वो फसल का उत्पादन लेता था उसका कुछ हिस्सा रख लेता था। अगर 100 कुंटल उसके, मान लो 10 कुंटल उसके यहाँ हो रहा है, कितना 10 कुंटल, तो वो 1 कुंटल अगली फसल की बुआई के लिए रख लेता था और 9 कुंटल पे खा पी के बाजार में बेच बुचा के जब मस्त सो रहा, फिर अगली फसल बोंगे बारिश आएगी तब। ठीक है बेटा, तो यही चलता था। अब इस विधि को जू जेनरिस कहते थे बेटा। जू जेनरिस मतलब जो कुल फसल का उत्पादन होता था उस फसल के उत्पादन में से कुछ हिस्सा वो रखकर अगली फसल की बुआई के लिए उपयोग करता था। इसे जू जेनरिस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सू जेनरिस कहते हैं। सू जेनरिस कहा जाता था। और अब फिर ये भी बात मैंने अभी बोली, प्रमाणित बीजों का सर्वथा अभाव था। सर्टिफाइड एवं हाइब्रिड सीड पहले नहीं होते थे बेटा। पहले हाइब्रिड वगैरह कुछ नहीं होते थे, जो था जो खेत में से निकल के आया वही सब कुछ है हमारे लिए। तो ये बात भी मैंने बोल दी थी तुम्हें। अगला, खाद के रूप में पशु गोबर का प्रयोग किया जाता था तथा खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जाते थे। अगला पॉइंट, उस समय यूरिया डीएपी पोटास वगैरह कुछ नहीं थे बेटा। अरे उस समय यूरिया डीएपी पोटास वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो वो किसका उपयोग करता था बेटा? गोबर खाद का उपयोग करता था। अरे पशु की गोबर को खाद को खेत में डालता था। और अपन सब जानते हैं बेटा कि जो पशु की गोबर खाद है वो एक बार खेत में डालने पर 3 साल तक हमें पोषक तत्व प्रदान करती है, लेकिन वो इतनी जल्दी पोषक तत्व प्रदान नहीं करती, धीरे धीरे पोषक तत्व प्रदान करती थी। धीरे धीरे पोषक तत्वों को वहां पर प्रदान करती थी। और उस समय मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी कोई साधन नहीं थे। आज के समय में तो बेटा बहुत सारी मिट्टी प्रयोगशाला हैं, आपके आसपास देखा होगा, आपने ब्लॉक में देखा होगा, अपने जिले में देखा होगा। अरे कृषि विज्ञान केंद्र पे मिट्टी का परीक्षण हो जाता है आज के समय में। उस समय ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए उस समय उर्वरता पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला प्रश्न, एक जगह की जमीन की उर्वरता जब 5-4 वर्षों की खेती के पश्चात कम हो जाती थी तब क्षेत्र से अलग क्षेत्र के जंगल काटकर पुनः कृषि प्रारंभ कर दिया जाता है। इसे जूमिंग या बदली कृषि कहा जाता था। उत्तर पूर्वी राज्य में जूम कृषि आज भी प्रचलित है। अरे कहने का मतलब, तुम तो जो लिखा वो पढ़ लो और मैं बोलूं वो समझ लो, बात खत्म। ठीक है, जब एक ही जगह पर लगातार वो खेती करते थे, जब एक ही जगह पर लगातार वो खेती करते थे, जब एक जगह पर लगातार खेती करते थे, तो खेती करते करते एक समय एक स्थिति ऐसी आ जाती थी बेटा कि उस समय उस जो भूमि रहती का जो भूमि का टुकड़ा रहता था उसकी उत्पादन या प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी। अरे कहीं तुम एक ही चीज बार बार करोगे तो वो खत्म होगी। अरे अगर कहीं शादी में गए दे गुलाब जामुन, दे गुलाब जामुन, दे गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन होगी खत्म? कि सर बिल्कुल गुलाब जामुन खत्म होगी। और जब गुलाब जामुन खत्म हो जाएगी तो तुम एक डब्बे में से कहां चले जाओगे? अगले डब्बे में, मतलब रस मलाई की तरफ तुम चले जाओगे। अरे गुलाब जामुन तो खा खा के कर दी तुमने खत्म, अब तुम कहां जाओगे? रस मलाई की तरफ जाओगे। इसी प्रकार उस समय के जो लोग थे एक ही खेत पर लगातार जब कृषि करते थे, कृषि करते करते उस मृदा की उर्वरता कम हो जाती थी, तो वो लोग वहां पर वो जमीन छोड़कर
आगे जाते थे और आगे जाकर फिर वहां जंगलों की कटाई करते थे और जंगलों की कटाई करने के बाद फिर वहां पर वो कृषि करते थे। इसी कृषि को बोलते हैं बेटा जूम कल्टीवेशन या जूम खेती, जूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसे एक नाम और दिया गया बेटा काटो और जलाओ खेती, काटो और जलाओ, काटो और जलाओ। इसे क्या कहा गया बेटा काटो और जलाओ, मतलब पेड़ को काटो, फिर वहां पर जो कचरा बगदा पड़ा रहता है उसे जलाओ, उसे जला दिया और फिर वहां पर नई खेती स्टार्ट कर दी। इसे बेटा काटो और जलाओ खेती कहते थे। आज भी उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र आते हैं जिसमें अपने 7 बहन राज्य जैसे 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं अपन, वो सारे जो राज्य हैं जो उत्तर और पूर्वी राज्य के जो भी क्षेत्र हैं वो आज भी जूम खेती का उपयोग करते हैं। कुछ समय तक खेती करते हैं फिर उस स्थान को छोड़कर आगे जंगलों की कटाई करके फिर वहां पर खेती करना प्रारंभ कर देते। अरे ठीक है कैसा ठीक है। कृषि कार्य मानव श्रम एवं पशु श्रम पर आधारित था तथा कृषि के मशीनीकरण पर जोर नहीं था। और गधों अभी तो तुम्हें 5 मिनट पहले ही बताया था मैंने ये चीज कि उस समय क्या थी। अरे उस समय मशीनीकरण नहीं था एग्रीकल्चर में, अरे उस समय मशीनीकरण एग्रीकल्चर में नहीं था। तो सब कौन काम करते थे, अरे हमारे दादा परदादा दिन भर खेत में ही पड़े रहते थे रे, दिन भर काम करते थे। और आज हम यहाँ दिन भर मोबाइल चलाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं रे। अरे वो दिन भर काम करते थे, हमारी दादी परदादी उनके लिए खेत पे रोटी लेके जाती थी दिन में। शर्म करो पढ़ लो। उस समय ट्रैक्टर वगैरह कहीं नहीं थे बेटा, हल हाथ से ही चलाते थे, बेल से चलाते, और बेल नहीं मिलती है। अगर कभी कभी किसानों की ऐसी स्थिति बेटा उस समय बेल भी नहीं मिलते थे। और थोड़ी बहुत शर्म हो तो कभी मदर इंडिया देख लेना, उसमें उसके बालक जो जो हीरोइन रहती है एक्टर रहती है उसके जो दोनों बच्चे रहते हैं, अरे बेटा कंधों पर हल डालकर खेती करते थे। और उस समय गाना भी आता है जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। ये बेटा मदर इंडिया में कहा गया, देखना मूवी बहुत अच्छी है, उसमें कृषि के बारे में बताया गया है, प्राचीन कृषि के बारे में। ठीक है बेटा समझ में आ गया कि जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा यहां तक क्लियर, ठीक है। अरे यहां तक समझ में आया क्या सर? बिल्कुल समझ में आया, कहीं रटने वाली चीज ही नहीं है सर, ये तो हम मन से ही लिख दें। पहले तो तुम मन से नहीं लिख पाओगे मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें समझाना पड़ा कि जब गुलाब जामुन खत्म हो जाए तुम रसमलाई पे जाओ, इसी को भी बोलते हैं झूम खेती। ठीक है बेटा अब अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की। अरे अगली पॉइंट क्या है? अरे अगला पॉइंट है क्या बेटा कृषि कार्य, ये तो मैंने बता दिया था। सिंचाई के लिए पारंपरिक विधि का प्रयोग किया जाता था। अरे सिंचाई के लिए पारंपरिक विधि मतलब देखो पशुओं द्वारा चलित पानी उठाने वाले यंत्र जैसे चरसा रहेट का प्रयोग किया जाता है। अरे गधो कल बताया था मैंने चरस और ढेकली, अरे कल चरस और ढेकली बताया था मैंने। देखो मैं बताता हूं तुम्हें चरस और ढेकली। ये देख लो बेटा, अरे ये क्या आ गई है, अरे ये देखो ये देखो बेटा ये दिख रहा है तुम्हें? ये देखो बेल का उपयोग हो रहा है। अरे देखो ये रेड चल रही है, ये देखो ये पारंपरिक कोई मशीन का काम हुआ, कोई डीजल लगा कोई पेट्रोल लगा, कि सर कुछ नहीं लगा डीजल पेट्रोल, आराम से हमारा भाई साहब बेल घूम रहा है और खेती में मजे ले रहा है। इसी ये पारंपरिक विधि से सिंचाई हो रही है बेटा, देख लो ये पारंपरिक विधि से सिंचाई हो रही है। ये देखो ये अपना बेल चल रहा है, अरे बेल घूम रहा है, ये देखो बेल घूम रहा है हमारा,
और यहाँ से कुएं से पानी निकाल कर ये पानी आ रहा, देखो बेटा ये वाला, ये पानी आ रहा, देखो ये पानी जा रहा है हमारे, ये देखो कुएं से पानी निकल रहा, ये कुएं से पानी निकल रहा है बेटा, और ये पानी हमारे खेतों में आ रहा है। आया समझ में? अरे आया समझ में? अरे आया समझ में? एक मिनट रुकना बेटा। ये क्लियर है यहां तक कि सर हाँ समझ में आ गया? देख ली? रेड को देख लिया बेटा? देखो यही अपन ने बात की थी अभी, यही अपन ने बात की थी अभी। अरे अभी बताया था तुम्हें, अरे यही तुम्हें बताया था अभी, अरे यही बताया था। सिंचाई के लिए पारंपरिक विधि का प्रयोग किया जाता है, पशुओं द्वारा चालित पानी उठाने वाले यंत्र जैसे चरस रहेट का प्रयोग किया जाता है। अरे अभी रहेट बताई थी तुम्हें मैंने निकाल के। बेल के द्वारा पानी निकाला जाता था कुएं से, ऐसे घुमा घुमा के, उसमें बाल्टियां लगी रहती थी, वो ऐसे बेल ऐसे साइड साइड में घूमता था, पानी उठाता था, और साइड में एक ऐसी नाली लगी रहती थी, वो पानी उसमें गिरता था, लगातार पानी उसमें गिरता 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 और फिर खेतों में जाता था। कोई मशीनीकरण नहीं था, कोई भी मोटर इंजन, हार्स पावर का इंजन उस समय उपलब्ध नहीं था। ठीक है बेटा। इसके बाद इन यंत्रों की नदियों, तालाबों, कुओं का पानी प्रयोग किया जाता था। यह कृषि मुख्यतः वर्षा या मानसून पर आधारित थी। उस समय पर कोई भी ट्यूबवेल वगैरह की हमारे पास व्यवस्था नहीं थी बेटा, टोटली वर्षा या मानसून पर आधारित थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, पारंपरिक कृषि का सबसे प्रमुख लक्षण कम उत्पादकता। अरे बेटा, जब अच्छा बीज का उपयोग नहीं होगा, जब अच्छी दवाइयों का उपयोग नहीं होगा, जब अच्छा मशीनीकरण का उपयोग नहीं होगा, अच्छी दवाइयों का यूज नहीं होगा, अच्छा बीजों का यूज नहीं होगा, अच्छी दवाइयों का यूज नहीं होगा, मशीनीकरण नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी कम होगी या उत्पादकता कम होगी बेटा। यहां तक क्लियर है? सभी को क्लियर है यहां तक? पारंपरिक कृषि का लक्षण उत्पादकता कम था। अनाज, धान, गेहूं, तिलहन, जूट, गन्ना, आलू आदि सभी फसलों की प्रति एकड़ उत्पादन बहुत ही कम थी, क्योंकि उस समय अच्छी अच्छी प्रकार की वेराइटियां भी हमारे देश में उपलब्ध नहीं थी, अच्छे अच्छे प्रकार की वेराइटियां भी हमारे देश में उपलब्ध नहीं थी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम कल की क्लास में आधुनिक कृषि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? आधुनिक कृषि के बारे में पढ़ेंगे। आज मैंने आपको प्राचीन कृषि पूरी बता दी है, इसके बाद हम आधुनिक कृषि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय विज्ञान।